नाजरीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आपके सामने एक किताब है। आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ये बहुत अहम चैप्टर है। इसमें से आमतौर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इसको आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपके बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं दास्तान से। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उसके बाद पूरे यकसुई के साथ इस चैप्टर को सुनिए। यहाँ पर पहला लाइन, जो पहला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में तारुफ करवाया गया है, इंट्रोडक्शन है दास्तान की। कह रहे हैं किस्सा गोई, और ये आप जानते ही हैं, स्टोरी जिसको आप कहते हैं, तो यही है कि किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ किस्म के तौर पर दास्तानों की वाज़े अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी जो अहमियत है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। दुनिया की हर ज़ुबान में दास्तानें लिखी गई हैं, चाहे वो जितनी ज़ुबानें, सब में तकरीबन ये दास्तानें लिखी गई हैं, लिखी जाती हैं। इब्तिदाई दौर के बाद ये सूरत पैदा हुई, यानी जो इब्तिदाई दौर में दास्तानें लिखी गई, उसके बाद ये सूरत पैदा हुई कि अरबी, फ़ारसी और उर्दू में जो मंजूम किस्से लिखे गए, यानी मंजूम किस्से का मतलब है नज़्म में, जो शेर व शायरी की ज़ुबान में जो किस्से लिखे गए, उन्हें मसनवी की सिन्फ के तहत शनाख्त मिली। और यहीं से आप समझ लीजिए, सवाल यहीं से एक कम से कम बन रहा है। आपसे पूछेगा कि अरबी, फ़ारसी और उर्दू में जो मंजूम किस्से लिखे गए, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन होगा आपके सामने, आपको उस ऑप्शन का जवाब देना है कि उन्हें क्या कहते हैं। तो आप कहिएगा उन्हें, यानी मसनवी कहते हैं, जो भी दास्तान की सूरत में मंजूम किस्से लिखे गए। ये इस तरह से एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अरबी, उर्दू और फ़ारसी में जो मंजूम किस्से लिखे गए, उसका ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। उसका ताल्लुक़ आपसे ऑप्शन देगा मसनवी, गज़ल, गीत, कसीदा वगैरह, इस तरह के ऑप्शन से दे करके आपसे पूछेंगे। एक क्वेश्चन और ये पूछा जा सकता है इसी से, मंजूम दास्तान यानी किस्से को क्या कहा जाता है, यानी दोनों में से कोई लफ्ज़ यूज़ करेगा, या तो दास्तान या किस्सा। तो फिर ऑप्शन वही होगा कि मरसिया, कसीदा, मसनवी, क़त्ए तारीख़। तो इनमें से सबका ऑप्शन मसनवी ही होगा। तो आप देख लीजिए, मसनवी की सिन्फ के तहत शनाख्त मिली है, जो किस्से उर्दू, फ़ारसी, अरबी में लिखे गए हैं। अहद जदीद से कब्ल तक जो उर्दू में किस्सा गोई हुई, उसे दास्तान के सिन्फी नाम से पहचाना जाता है। अहद जदीद से कब्ल जो भी उर्दू में किस्से लिखे गए हैं, किस्सा गोई हुई है, उसको दास्तान के नाम से जाना जाता है। तो हमारे जहन में एक डेफिनेशन जो है आनी चाहिए। हम सोच रहे हैं कि आखिर इसकी तारीफ़ क्या हो सकती है। तो देखिए कि यहीं पर आपको बता दें, जो किस्से लिखे गए हैं, तो इसकी तारीफ़ आप यूँ कर सकते हैं कि दास्तान उस तवील मुहिम्माती कहानी को कहते हैं, उस किस्से को कहते हैं जिसमें आम तौर पर फ़र्ज़ी और ख़याली वाक़यात बयान किए गए हों। तो ऐसी कहानियाँ अगर हों तो उसको हम दास्तान कहेंगे। आइए अब पहले पैराग्राफ के बाद, जिसमें हमको तारुफ़ करवाया तमहीदी गुफ्तगू की, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं। दूसरे पैराग्राफ में जो किस्से की रिवायत है और दास्तान की शनाख्त के बारे में पूरी बात की जा रही है। तो पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं कि आज किस्सा गोई के लिए भी तरक्की याफ्ता ज़माना आ चुका है। यानी किस्सा गोई पहले भी होती थी, लेकिन अब कह रहे हैं इसमें भी तरक्की आ चुकी है। दास्तानों से अलग नॉविल, अफसाना और ड्रामा जैसी असनाफ मुकम्मल तौर से किस्सा गोई से ही मुताल्लिक हैं। चाहे वो नॉविल हो, चाहे अफसाना हो और चाहे ड्रामा हो, ये सब जो किस्में हैं, तो ये किससे ताल्लुक़ रखती हैं, किस्सा गोई ही से ताल्लुक़ रखती हैं, उसी से मुताल्लिक है। इसलिए दास्तानों की शनाख्त के लिए मौजूदा सरमाए की छान फटक करने के बाद नक्कादों ने यह बताया कि दास्तान में एक साथ मुतअद्दिद किस्से इस तरह शामिल किए जाते हैं कि वो अलग अलग आज़ादाना वजूद तो रखते ही हैं, लेकिन एक बारीक धागे से वो असल किस्से से जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए, यहाँ से अब शनाख्त की बात कर रहे हैं कि दास्तानों की शनाख्त, पहचान कैसे कर सकते हैं। कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरमाए हैं, यानी जो मौजूदा हमारे पास किस्से कहानियाँ हैं, उसकी छान फटक करें, उसकी जांच करें, और उसके जांच करने के बाद जो नक्काद हैं, आलोचक हैं, उन लोगों ने आलोचनाएं की, उनकी तनकीद की, और उन्होंने बताया
कि दास्तानों में एक साथ मुतअद्दिद किस्से होते हैं, यानी इसका मतलब है कि उसमें कई किस्से होते हैं। ये एक पहचान होगी आपके सामने कि जो भी दास्तान जिसको आप कहेंगे उसमें कई किस्से होंगे, और वो किस्से क्या होते हैं, इस तरह शामिल होते हैं, एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए और जम होते हैं कि वो अलग अलग आज़ादाना वजूद तो रखते हैं। कह रहे हैं कि अलग अलग वो किस्से वजूद तो रखेंगे, यानी उनको आप अलग से भी सुना सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वो एक दूसरे से एक बारीक धागे से असल किस्से से जुड़े होते हैं। जो असल किस्सा होता है उसका कहीं ना कहीं रिलेशन दूसरे किस्से से होता है, और वो रिलेशन बहुत गौर करने पर पता चलता है। दास्तान के फ़न की इसी बुनियाद की वजह से ये मुमकिन हुआ, यानी कह रहे हैं कि यही जो फ़न है इसी वजह से, जो अलग अलग वजूद रखने की वजह से और बारीक धागे से वो असल किस्से से जुड़ते हैं, इसी की वजह से ये मुमकिन हो पाया कि दास्तान अमीर हमज़ा या अलिफ लैला जैसी तवील दास्तानें सामने आईं। इस तरह से आपने पहले में देख लिया कि किस्से की रिवायत और उसकी दास्तान की शनाख्त के बारे में जो बताया गया, आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब आइए एक तीसरा पैराग्राफ देखते हैं। तीसरा पैराग्राफ में लिखा है कि दास्तान की एक शनाख्त मा फौकुल फितरी उन्सुर है। शायद ही कोई दास्तान हो जो इस बुनियाद के बगैर आगे बढ़ सके। ठीक है, मा फौकुल फितरी अनासिर की वजह से दास्तान को अपनी तखय्युलाती क़ुव्वत का भरपूर इस्तेमाल करता है। दास्तानों में तहजीब व सकाफ़त की हैरत अंगेज़ जलवागरी मिलती है। अहद कदीम की ज़ुबान और जीने के अंदाज को जानने के लिए दास्तानों का मुताला लाजिम है। दास्तान नवीसों ने अपने गहरे इल्म और भरपूर जहानत का इस्तेमाल करते हुए फ़नी तौर पर बेहतरीन कारनामे पेश किए। मुहावरात और कहावतों का जितना भरपूर इस्तेमाल हमारे दास्तान गवैयों ने किया, उसकी मिसाल दूसरी असनाफ में तलाश नहीं की जा सकती। तो अब यहाँ पर देखिए कि एक शनाख्त, जैसा कि आपको वहाँ बताया कि वो मुतअद्दिद किस्से होते हैं एक दास्तान में, तो यहाँ दूसरी शनाख्त बता रहा है कि उसकी दूसरी शनाख्त ये है कि मा फौकुल फितरी उन्सुर होता है। इसमें मा फौकुल फितरी उन्सुर का मतलब जो फितरत के खिलाफ चीज़ें हैं वो चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। जैसे कि आप कभी कभी देखते हैं कि ये इंसानों को उड़ते हुए दिखाया जाता है, भूत प्रेत, ये सारी चीज़ें मा फौकुल फितरी उन्सुर है, तो इसके ये चीज़ें दास्तान में होती हैं। शायद ही कोई दास्तान हो जो इस बुनियाद के बग़ैर आगे बढ़ सके। कह रहे हैं कि कोई ऐसी दास्तान होगी जो इस बुनियाद के बगैर आगे बढ़ सके। मा फौकुल फितरी अनासिर की वजह से दास्तान को अपनी तखय्युलाती क़ुव्वत का भरपूर इस्तेमाल करता है, यानी अपनी वो थिंकिंग पावर का पूरे तौर पर इस्तेमाल करता है। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? मा फौकुल फितरी उन्सुर की वजह से। दास्तानों में तहजीब व सकाफ़त की हैरत अंगेज़ जलवागरी होती है, यानी ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं कि आप समझ नहीं सकते। यानी कभी कभी तो आप देख रहे हैं कि सोने की ही दुनिया दिखा दी जाती है, सोना ही सोना है, चांदी ही चांदी वगैरह। अहद कदीम की ज़ुबान और जीने के अंदाज को जानने के लिए दास्तानों का मुताला लाजिम है, यानी अगर आप बेहतरीन ज़ुबान और जो पुराने ज़माने की ज़ुबान है उसको जानना चाहें तो उसके लिए भी ये आपको दास्तानों का मुताला करना चाहिए। अब उसके बाद कह रहे हैं कि दास्तान नवीसों ने अपने गहरे इल्म और भरपूर जहानत का इस्तेमाल करते हुए, यानी उन्होंने अपने इल्म का पूरा इस्तेमाल किया और उसकी जो जहानत थी, मेंटल एबिलिटी थी, उसका इस्तेमाल किया और पूरे तौर पर किया, और उसकी वजह से फ़नी तौर पर बेहतरीन कारनामे पेश कर पाए वो। अब इसमें क्या है कि ज़ुबान ही से ताल्लुक़ है। मुहावरात और कहावतों का जितना भरपूर इस्तेमाल हमारे दास्तान गवैयों ने किया, यानी देखिए कि जो मुहावरातें होती हैं, जो कहावतें होती हैं, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल भरपूर अंदाज में दास्तान गवैयों ने किया। कहा कि दास्तानों में ये सारी चीज़ें पूरे तौर पे मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप सोचेंगे कि ये सारी चीज़ें दूसरे असनाफ में, जैसे कि आपके सामने कहा कि ये सारी चीज़ें नावल, अफसाना, ड्रामा वगैरह भी किस्सा गोई ही से मुताल्लिक़ हैं, तो उनमें आपको ये सारी चीज़ें अगर तलाश करेंगे तो नहीं मिलेंगी। ये सारी चीज़ें उसमें बहुत कम हैं। इसके बाद एक जो आपको शनाख्त करवाया, शनाख्त और अहमियत पर इसमें बात की गई है तीसरे पैराग्राफ में, और ये पैराग्राफ आपने समझ लिया। और इसमें इसी के साथ साथ ज़ुबान के बारे में भी बताया कि ज़ुबान किस तरह के इस्तेमाल होते हैं या फिर उसके मुताले से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। ये बात जब हम समझ गए तो अब आइए यहाँ पे बता रहे हैं कि इस दास्तान
की तारीख पर बात कर रहे हैं कि दास्तान कब लिखी गई, उसकी इब्तिदा कब हुई और अहम अहम दास्तानें कौन सी है, कहाँ पर लिखी गई, क्या है। तो इसके लिए बता रहे हैं कि मुल्ला वजही की सबरस को उर्दू की पहली अदबी दास्तान होने का शरफ हासिल है। जो मुल्ला वजही एक बहुत बड़े राइटर हैं, दक्कन के हैं, इन्होंने एक किताब लिखी सबरस नाम से, इसको उर्दू की पहली अदबी दास्तान होने का शरफ हासिल हुआ। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उर्दू की पहली अदबी दास्तान कौन सी है, तो सबरस है। सबरस किसकी किताब है, तो मुल्ला वजही की। मुल्ला वजही ने कौन सी अदबी दास्तान लिखी, तो वो सबरस लिखी। इस तरह से क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ ले जाए घुमा करके भी, तब भी आप बता सकते हैं। इसे उन्होंने 1632 ईस्वी में मुकम्मल किया था। अब ये आपसे पूछा जाए कि सबरस की तकमील कब हुई, सबरस एक का सिन्फ कौन सा है, दास्तान है, तो सबरस दास्तान कब लिखी गई, तो 1632 ईस्वी में लिखी गई, मुकम्मल किया है 1632 में। इसके बाद हमने कहा कि ये जैसे कि दक्कन में लिखी गई है। अब है यहाँ शिमाल की बात करें, शिमाली हिंदुस्तान में 18वीं सदी में, यानी 18वीं सदी की बात कर रहे हैं कि शिमाली हिंदुस्तान में 18वीं सदी में, और ये देखिए 1632 में, यानी 17वीं सदी ही में यह दास्तान लिखी गई। सबरस का ताल्लुक किस सदी से है, ये भी पूछा जा सकता है। तो अब शिमाली हिंदुस्तान में 18वीं सदी में किस्सा महर अफरोज व दिलबर ये लिखी गई है, और इसके राइटर कौन हैं, ईसवी खां हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि किस्सा महर अफरोज और दिलबर का ताल्लुक कहाँ के अदबियात से ताल्लुक है, तो शिमाल के अदबियात से ताल्लुक है इसका, या फिर इस तरह से कौन सा किस इलाके में लिखी गई। अब इसके राइटर कौन हैं, तो ईसवी खां हैं। इसी तरह से नौ तर्ज मुरस्सा, अता हुसैन खां तहसीन की किताब है नौ तर्ज मुरस्सा, इन्होंने तर्जमा किया है, और ये पहला तर्जमा है। और पहला तर्जमा किस किताब का किया है, किस्सा चहार दुर्वेश का। उसके बाद है नौ आईन हिंदी, महर चंद्र खत्री, ये भी दास्तान की किताब है। पूछा जाएगा नौ आईन हिंदी के मुसन्निफ कौन है, महर चंद्र खत्री। और ये सब देख लीजिए शिमाली हिंद से ताल्लुक़ है इनका। और अजाइबुल क़सस, शाह आलम सानी जैसी दास्तानें अहमियत की हामिल हैं। यानी शिमाली हिंद की दास्तानें जो लिखी गई शिमाली हिंदुस्तान में, तो वो किताबों के नाम और उनके मुसन्निफ के नाम दिए। अजाइबुल क़सस के बारे में कई मरतबा पूछा कि अजाइब कौन है, तो अजाइबुल क़सस के मुसन्निफ शाह आलम सानी हैं। लेकिन दास्तानों की असल तरक्की, अब यहाँ पर बताया कि जो हमने बात की इब्तिदा कहाँ हुई, नहीं हुई, दास्तानें लिखी गई, लेकिन कह रहे हैं दास्तानों की असल तरक्की फोर्ट विलियम कॉलेज में हुई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दास्तानों की असल तरक्की कहाँ हुई है या असल मरकज़ कहाँ है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज है। फोर्ट विलियम कॉलेज में किस चीज़ की तरक्की हुई है, दास्तानों की हुई है। अब यहाँ बता रहे हैं जहाँ वही फोर्ट विलियम कॉलेज जहाँ बागो बहार जिसके मुसन्निफ मीर अमन दहलवी हैं, इसी तरह से आराइश महफिल जिसके मुसन्निफ हैदर बख्श हैदरी हैं, इसी तरह से शकनतला नाटक मिर्ज़ा काजिम अली जवां इसके मुसन्निफ हैं शकनतला नाटक के, और नसर बेनज़ीर नहाल चंद लाहौरी ये इसके मुसन्निफ हैं नसर बेनज़ीर के। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज में जैसी अहम दास्तानें लिखी गई, ये नाम दिया। उसके बाद ये कहा कि ये सब का ताल्लुक कहाँ से, फोर्ट विलियम कॉलेज से। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है बागो बहार का ताल्लुक किस कॉलेज से, फोर्ट विलियम कॉलेज से। नसर बेनज़ीर का ताल्लुक किससे, फोर्ट विलियम कॉलेज से है। तो आपने इस पैराग्राफ में दास्तान लिखने की इब्तिदा कहाँ से हुई, फिर दास्तान की तरक्की कहाँ हुई, और दास्तानों का मेन मरकज़ क्या है, इस तरह से बेहतरीन दास्तान इनमें से कौन कौन से हैं, उनके मुसन्निफ कौन हैं, ये मालूम हो सका है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, एक हमारे सामने पैराग्राफ 5वां है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर भी दास्तानें लिखी जा रही थी। अब ये कोई समझेगा फोर्ट विलियम कॉलेज जो उसके तरक्की का असल मरकज़ जिसको बताया जा रहा है, उसके बाहर भी दास्तानें उस ज़माने में लिखी जा रही थी। कब, 18वीं सदी में या उसके बाद के ज़माने में 19वीं सदी में लिखी जा रही थी। अब उन्हीं में से कह रहे हैं कि इंशाउल्लाह खां इंशा ने रानी कैतकी की कहानी जैसी मुख्तसर दास्तान लिखी। अब पूछ लेगा ये इंशाउल्लाह खां इंशा ने कौन सी दास्तान लिखी, तो रानी कैतकी की कहानी। रानी कैतकी की कहानी एक मुख्तसर दास्तान है। कैसी दास्तान है, तो मुख्तसर दास्तान। इसके अलावा किस्सा अजाइब ये इन्होंने किसने लिखा, अज़मतुल्लाह नियाज़ दहलवी ने। बाग़ इश्क बीनी नारायण जहाँ ने। अलिफ लैला मुंशी अब्दुल करीम ने। अगर आपसे पूछा जाए अलिफ लैला किसने लिखी, मुंशी अब्दुल करीम ने। अब्दुल करीम की दास्तान का नाम है अलिफ लैला। बोस्तान ख्याल ख्वाजा अमान दहलवी और कमरुद्दीन दहलवी यानी राकिम ने।
ये इसके लिखने वाले 2 लोग हैं, इसके कई जिल्दें हैं, इसलिए गुलशन नौबहार मोहम्मद बख्श महजूर ने लिखा, फसाने अजाइब मिर्ज़ा रजब अली बैग सुरूर ने लिखा, क़िस्सा बहराम गोर मीर फरखंद अली इसके मुसन्निफ़ हैं, तिलसिम होशरुबा अहमद हुसैन जा इसकी भी कई जिल्दें हैं, वो इन्होंने लिखे हैं, उसके मुसन्निफ़ हैं अहमद हुसैन जा। जैसी दास्तानें फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर लिखी गई, तरक्की वहाँ पर भी, लेकिन उसके बाहर भी इतनी और बेहतरीन किस्म की दास्तानें लिखी गई हैं। इसी तरह से कह रहे हैं कि एक दास्तान का नाम और है फसाने आज़ाद, जिसके राइटर हैं रतन नाथ सरशार। अब इसके सिलसिले में ख़ास बात ये कह रहे हैं कि ये ऐसे दौर में लिखी गई है जिस दौर में इधर नावल का आगाज़ हो चुका है, नावल लिखने का सिलसिला शुरू हो गया है और दास्तान लिखने की रिवायत कम पड़ रही है। तो कह रहे हैं कि को दास्तान और नावल के दरमियानी कड़ी तस्लीम किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है दास्तान और नावल के दरमियानी कड़ी किस किताब को तस्लीम किया जाता है, तो फसाने आज़ाद को तस्लीम किया जाता है। तो इस पैराग्राफ में आपने पढ़ा फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर की अहम दास्तानें और दास्तान नवेस और उसकी अहम दास्तानें कौन कौन सी उस ज़माने में थीं, उसके बारे में हमें मालूम हो सका है। तो अब इसके बाद जो आखिरी और छठा पैराग्राफ है, देखिए हर पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जैसे जैसे तालीमी तरक्की और मगरिब के असरात का सिलसिला कायम होता गया, दास्तानों की पेशकश और तहरीर दोनों का चलन ख़त्म होता गया। कह रहे हैं कि तालीमी तरक्की जैसे जैसे हुई और मगरिब के असरात का सिलसिला जैसे जैसे शुरू होता गया है, दास्तान उसकी पेशकश और जो तहरीर यानी लिखने का सिलसिला कहीं ना कहीं कम पड़ गया। और दूसरी वजह यहाँ ये भी बता रहे हैं, कबाइली समाज की ज़रूरतों ने दास्तानों को इस्तेहकाम बख्शा था। किसने? कबाइली समाज की ज़रूरतों ने। लेकिन अब वो क्या हो गई, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मिल गई। अब ग्लोबलाइजेशन का जो तसव्वुर आया है, पूरी दुनिया एक क्लिक के नीचे है, यानी एक बटन दबाइए यूँ पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं आप। तो कह रहे हैं कि वो तकरीबन कहीं नहीं ख़त्म हो रही है। इस्तेहकाम बख्शा था, उसको मजबूती दिलाई थी। देही समाज में उनके लिए थोड़ी बहुत गुंजाइशें कायम रहीं, यानी अभी भी कह रहे हैं जो देहाती समाज है वहाँ पर अभी भी लोग बैठते हैं, एक आध जगह तो किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, हमने भी अपने बचपन में सुने, लेकिन अब तो बहुत कम ये हो रहा है। लेकिन शहरों के जाल फैलते फैलते दास्तान गोई की सारी फ़ज़ा मादूम हो गई। मादूम कहते हैं ख़त्म होने को। आज दास्तानें एक किस्सा पारीना हैं, यानी एक पुराने किस्से के तौर पर दास्तान को हम समझते हैं, उसकी रिवायत ही तकरीबन ख़त्म हो गई है। तो गोया कि आप देख रहे हैं इस पैराग्राफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जिसमें क्या बताया कि दास्तान की रिवायत का ख़ात्मा कैसे हो गया और उसमें क्या क्या चीज़ें असबाब रहीं और पहले इसकी ज़रूरत क्यों थी, क्यों दास्तानों का चलन पहले था और अब क्यों नहीं है, ये बातें बताई गई और ये फ़र्क आपके सामने वाज़े किया गया। तो हमने दास्तानों के ज़रिए से कई पॉइंट्स सीखे। एक बात तो हमारे सामने कम से कम ये हो गई कि दास्तान किसको कहते हैं, ये समझ में आई। उसके बाद दास्तान की रिवायत और उसकी शनाख्त कैसे करेंगे, ये चीज़ें हम जान पाए। इसी तरह से उसकी शनाख्त के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, यानी उसके अज्जा में से हमने शामिल किया कि मुतअद्दिद किस्से होते हैं, माफ़क़ुल फ़ित्री अनासिर होती हैं, ये हमने जाना। और फिर इसी में से कहा कि ज़ुबान, उसमें ज़ुबानों को जानने और उसके अंदाज़ को समझने के लिए दास्तानों का मुताला है और उससे भरपूर जो लोग लिखते थे उन्होंने ज़ुबान का इस्तेमाल किया, उसमें मुहावरा और कहावतों का भरपूर इस्तेमाल किया। तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ कि उसके बाद बताया कि दास्तान की इब्तिदा कहाँ से हुई, फिर उसकी तरक्की कैसे हुई, फिर उसमें असल तरक्की किस जगह हुई, कहाँ हुई, उसमें कौन कौन से दास्तान लिखे गए। फिर इसी तरह से आपके सामने ये वाज़े किया गया कि जहाँ पर असल तरक्की हुई उसके बाहर भी जो दास्तानें लिखी गई उनमें कौन कौन सी दास्तानें अहम हैं। और दास्तान और नावल जब शुरू हो गया तो उसके बीच की कड़ी कौन सी किताब कहलाई, जो आमतौर पर बाज़ लोग उसको दास्तान भी कहते हैं, बाज़ लोग उसको नावल भी कहते हैं। तो इस वजह से ये बात कही जा रही है कि बीच की कड़ी है। उसके बाद कह लीजिए कि इसका खातिमा कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें पेश की गई हैं दास्तान के सिलसिले में। उम्मीद कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा, इस तरह से आप दास्तान के बारे में समझ पाए। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।